Good morning everyone. This is Kirti Tiwari and in this video we will discuss P by Qs on literary terms, the most significant topic for English literature regarding any exam or any state. So guys, if you are preparing for English literature and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of my channel. Let's discuss the questions. देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए जो पहला क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ सेंट वर डिपिक्टेड इन, द लाइफ ऑफ सेंट डिपिक्टेड इन मॉरलिटी प्लेस, मिरेकल प्लेस, इंटरल्यूड और बैलाड। जो लाइफ ऑफ सेंट है वो किस में दिखाई जाती थी? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो ब्रिटिश ड्रामा है उसकी शुरुआत रिलीजियस प्लेस के साथ हुई थी। उसमें मॉरलिटी प्लेस, मिस्ट्री प्लेस एंड मिरेकल प्लेस को दिखाया जाता था। तो मॉरलिटी प्लेस एलोगोरिकल प्लेस होते थे और मिस्ट्री प्लेस बेस्ड ऑन बाइबल, ठीक है। मिस्ट्री प्लेस जो होते थे वो बाइबलिकल होते थे एंड लाइफ ऑफ सेंट है वो मिरेकल प्लेस में दिखाई जाती थी। यानी कि जो सेंट हैं उन्हें कहते थे कि कहा जाता है ना कि ये भगवान का अवतार है। लोग मानते हैं ना संतों को कि ये भगवान का अवतार है। तो कब उन्हें भगवान का अवतार माना जाएगा? जब वो कोई ना कोई चमत्कार या मिरेकल दिखाएंगे। तो मिरेकल जब दिखाएंगे तभी तो लोगों को लगेगा कि ये भगवान है। तो उन्हीं मिरेकल्स को इन प्लेस के अंदर दिखाया जाता था, मिरेकल प्लेस। तो इन्हें सेंट प्लेस भी कहा जाता है इसीलिए। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मिरेकल प्लेस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एनानॉर्सिस। एनानॉर्सिस इज ए टर्म, एनानॉर्सिस एक टर्म है यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग, जिसे एरिस्टोटल ने क्या डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया है। तो एनानॉर्सिस इज़ ए ग्रीक टर्म, ठीक है। ये ग्रीक टर्म है जिसे इंग्लिश में रिकॉग्निशन कहा जाता है, यानी पहचान, जिसे एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में यूज़ किया है डिस्क्राइब करने के लिए द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन बाय प्रोटागोनिस्ट, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, यानी कि वो मोमेंट जब प्रोटागोनिस्ट को अपनी गलती की पहचान हो जाती है कि उसने क्या गलत किया या क्या सही किया। जब उसे वो पहचान होती है तो उसे रिकॉग्निशन कहा जाता है। जैसे ओथेलो में क्या होता है कि वो अपनी वाइफ को मार देता है, डेस्डिमोना को मार देता है, ठीक है, इग्नोरेंस में आके। लेकिन जब एमिलिया उसे बताती है कि नहीं वो तो आपके लिए शी इज़ वेरी फेथफुल टू यू, वो ऐसी नहीं थी और ये जो भी कुछ हुआ, ये जो भी कुछ था, ये कॉन्स्पिरेसी थी जो कि इयागो ने करी थी। तो फिर उसको जो है पहचान हो जाती है, रिकॉग्निशन हो जाता है, तो उसको ये बहुत पश्चाताप होता है, ठीक है। तब वो फिर अपने आप को भी वो कर लेता है। सो ये इसका मतलब हो गया। सो द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, यानी वो मोमेंट जब प्रोटागोनिस्ट को अपनी गलती की पहचान हो जाती है प्ले के अंदर, उसे एनानॉर्सिस कहा जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में यूज़ किए हैं रिगार्डिंग ट्रेजेडी, ओके। सो आपका सी सही हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे यूपीएससी जीडीसी 2021, 2000 DSSB PGT 2014, 15, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 14 में भी ये आया है क्वेश्चन, KVS TGT 14, NVS TGT PGT 2011, UGC नेट, ठीक है। तो ये इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज प्लॉट। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। प्लॉट को उन्होंने सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा है। एक्चुअली इन्होंने ट्रेजेडी के लिए 6 एलिमेंट निर्धारित किए थे, जिसमें पहला है प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल एंड सॉन्ग। तो इसमें इन्होंने प्लॉट को सबसे इम्पॉर्टेंट माना है, प्लॉट को इम्पॉर्टेंट माना है एंड सेकंड स्थान इन्होंने कैरेक्टर्स को दिया है, ठीक है। तो 6 चीज़ें इन्होंने निर्धारित की ट्रेजेडी के लिए अपनी बुक पोएटिक्स में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, इनमें से कौन सा मूवमेंट इन लिटरेचर में एंड आर्ट हैड इट्स ओरिजिन इन फ्रांस, इसकी ओरिजिन फ्रांस में हुई है, ठीक है। सररियलिज्म, लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड एंड इमेजिज्म। तो ये जो दोनों मूवमेंट हैं, लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड एंड इमेजिज्म, इनकी ओरिजिन कहाँ है? फ्रांस में है। सो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो दो, ये वाला दूसरा और तीसरा हो जाएगा,
ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी 2 and 3. लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड एंड इमेजेस मूवमेंट इन लिटरेचर एंड आर्ट हैड इट्स ओरिजिन इन फ्रांस. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. द टिपिकल इमेजिस्ट पोएम इज रिटन इन. द टिपिकल इमेजिस्ट पोएम किस में लिखी जाती थी? सो द टिपिकल इमेजिस्ट पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. फ्री वर्स में ये लिखी जाती थी, जैसे द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट एंड लीव ऑफ ग्रास बाय वॉल्ट विटमैन. ठीक है, वॉल्ट विटमैन को तो इसका फादर माना जाता है फ्री वर्स का, और फ्री वर्स का जो अनदर नेम है वर्स लिवरे और ओपन फॉर्म के नाम से भी इसे जाना जाता है. तो आपका जो सी है वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस. रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस जो कविता है, इसकी राइमिंग स्कीम पूछी जा रही है. इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? सो एंजाम राइमिंग कपलेट is the rhyming scheme of the Robert Browning's poem My Last Duchess. So the right option will be B. My Last Duchess is a famous dramatic monologue. सो आपका बी यहाँ सही हो जाएगा. कि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. सम इमेजिस्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जापानीज हैकू विच हैज़ एग्जैक्टली. यानी कि जो कुछ इमेजेस थे वो जापानीज़ कविता हैकू से काफ़ी प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे. तो इसमें कितने एग्जैक्टली सिलेबल होते हैं? ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली सिलेबल्स होते हैं 17. इसमें 3 लाइन की ये कविता होती है हैकू इज़ ए 3 लाइन की जो कविता होती है, जिसमें पहला जो लाइन है उसमें 5 सिलेबल होते हैं और लास्ट लाइन में भी 5 सिलेबल होते हैं, और जो बीच वाली लाइन होती है उसमें होते हैं 7 सिलेबल. तो टोटल कितने हो गए? 17. तो ये एक 17 सिलेबल की कविता होती है जिसमें 3 लाइन होती हैं और ये एक जापानी कविता है. ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. और इसे इमेजिस्ट जो राइटर थे वो इससे काफ़ी प्रभावित थे. देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. अ फुट इन प्रोसोडी इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ. यानी प्रोसोडी में जो फुट है वो बेसिक यूनिट होती है किसकी? रिदमिक मीजरमेंट की. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, रिदमिक मीजरमेंट. यानी कि जो ये फुट है ये बेसिक यूनिट है प्रोसोडी में, जिसमें कम से कम 2 सिलेबल होना अनिवार्य है. यानी कि एक अनस्ट्रेस सिलेबल और एक स्ट्रेस सिलेबल. जब ये 2 सिलेबल होंगे, कोई भी हो, दोनों स्ट्रेस भी हो सकते हैं, तो वो मिला के 1 फुट बनता है. ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट होती है प्रोसोडी की, 1 फुट. Prosody is a basic unit of rhythmic measurement. A foot usually contains 1 stressed syllable, at least 1 unstressed syllable. The 4 standard feet distinguished in English are. English में 4 जो हैं फीट हैं उन्हें स्टैंडर्ड फीट माना जाता है, जैसे आइम्बिक, एनापेस्टिक, टॉकी एंड डेक्टाइल बाई एच अब्राहम के द्वारा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट स्पेंसेरियन स्टेंजा. स्पेंसेरियन स्टेंजा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट निम्न में से सही नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आता है, एंड यूपीएससी जीडीसी 2021 में भी ये पूछा गया है. सो देखिए कौन से स्टेटमेंट है. अ फॉर्म इन्वेंटेड बाई स्पेंसर. अ फॉर्म इन्वेंटेड बाई स्पेंसर, तो ये तो सही है कि ये जो फॉर्म है स्पेंसर ने क्रिएट की थी, इसका नाम ही स्पेंसेरियन स्टेंजा है, और अपनी कविता फेरी क्वीन में की थी. फर्स्ट 8 लाइन्स आर आइम्बिक पेंटामीटर, और इसकी जो फर्स्ट 8 लाइन होती हैं वो आइम्बिक पेंटामीटर में होती हैं. फर्स्ट 8 लाइन्स आर आइम्बिक ऑक्टामीटर, तो नहीं भाई, आइम्बिक ऑक्टामीटर में इसकी फर्स्ट 8 लाइन नहीं होती हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. जो करेक्ट है, जो ट्रू नहीं है, वो यही वाला हो जाएगा, क्योंकि आइम्बिक में होती हैं, है ना, ऑक्टा में नहीं होती. लास्ट लाइन इज आइम्बिक हेक्सामीटर, और इसकी जो लास्ट लाइन होती है वो आइम्बिक हेक्सामीटर में होती है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? एलेक्जेंड्राइन लाइन बोलते हैं. ठीक है, सो आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. द लिबर्टी विच पोइट टेक इज. ठीक है, तो जो पोइट की जो लिबर्टी होती है उसी को पोइटिक लाइसेंस कहा जाता है. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. पोइटिक लाइसेंस का मतलब कि पोइट को कुछ भी लिखने की क्या होती है? आज़ादी होती है. यानी कि वो कन्वेंशनल रूल को वायलेट कर सकता है अपनी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट लाने के लिए. ठीक है, सो आपका बी सही हो जाएगा. और पोइटिक लाइसेंस को जॉन ड्राइडन ने एज अ लिबर्टी डिफाइन किया था कि ये तो पोइट की स्वतंत्रता है. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स हैज इनिशिएटेड and emphasize the need of practical criticism as the fundamental requirement of a critic. यानी कि निम्न में से किस राइटर ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को
फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बताया एक क्रिटिक की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट कहा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को, तो ये कहने वाले थे आई ए रिचार्ड। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। ब्रिटिश पोइट एंड स्कॉलर आई ए रिचार्ड, आइवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचार्ड हैज़ इनिशिएटेड एंड एम्फेसाइज्ड द need of practical criticism as the fundamental requirement of a critic. So the right option will be A, I.A. रिचार्ड। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द टेरेसा रिमा इज स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, टेरेसा रिमा 4 लाइन स्टेंजा होती है। द चौसेरियन स्टेंजा इज ऑफ 7 लाइन, द स्पेंसेरियन स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स, द ओटेवा रिमा इज ए स्टेंजा ऑफ 8 लाइन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। सो आपका जो सही वाला नहीं है वो है टेरेसा रिमा, क्योंकि टेरेसा रिमा इज ए स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स, यहाँ पर 4 लाइन्स दे रखा है, ये एक 3 लाइन स्टेंजा होती है। ठीक है, जिसकी राइम स्कीम होती है A-B-A। एंड जो चौसेरियन स्टेंजा है वो 7 लाइन की होती है, जिसे राइम रॉयल के नाम से भी जाना जाता है। स्पेंसेरियन स्टेंजा तो अभी हमने पीछे डिस्कस करी थी कि जिसकी जो फर्स्ट 8 लाइन्स इन आइम्बिक पेंटामीटर में होती हैं एंड लास्ट लाइन इन आइम्बिक हेक्सामीटर। एंड ओटेमा रिमा इज ए स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, इसमें ये 8 लाइन की स्टेंजा होती है। इसकी राइम स्कीम होती है A-B 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 C-C, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एन एप्लीकेशन ऑफ हाई स्टाइल टू ए ट्रिवियल सब्जेक्ट रिजल्ट इन एप्लीकेशन ऑफ हाई स्टाइल ट्रिवियल सब्जेक्ट रिजल्ट होती है, किसका रिजल्ट होती है। मोक एपिक, अ बैलाड, एन एपिक एंड एपिकल प्रोज। ठीक है, तो ट्रिवियल सब्जेक्ट को जब हाई मतलब ग्रांड स्टाइल में लिखा जाता है तो वो मोक एपिक का रिजल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जो एपिक होता है उसका सब्जेक्ट ट्रिवियल नहीं होता, उसका सब्जेक्ट तो मतलब जो उसका हीरो होता है वो तो भगवान तुल्य होता है, भगवान के समान होता है। ठीक है, तो एपिक तो है नहीं है, तो ट्रिवियल सब्जेक्ट किसका होता है, मोक एपिक का होता है। जिसे लिखा किस स्टाइल में जाता है, बिल्कुल जैसे एपिक लिखा जाता है उसी ग्रांड स्टाइल में उसको लिखा जाता है, लेकिन सब्जेक्ट ट्रिवियल होता है, जैसे कि मोक एपिक द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हु यूज़ द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले कौन थे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रेज को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हो नीचे कितने सारे एग्जाम्स में आया है। यूपीएससी लेक्चर 2021, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, DSSB TGT 2014, NVS TGT हरियाणा में PGT 2016, PGT UGC नेट सब में ये पूछा गया ये क्वेश्चन। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस was used by William James for the first time, so the right option will be A। विलियम जेम्स के द्वारा ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था इनके द्वारा। ये एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1890 में, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें उन्होंने इस फ्रेज़ को दिया था। ठीक है, ये एक टेक्निक होती है जिसमें जो राइटर है वो डिपिक्ट करता है इनर थॉट एंड इनर फीलिंग। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, विलियम जेम्स। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ट्रैक्टेरियन मूवमेंट को और किस नाम से जाना जाता है। सो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज़ द अदर नेम ऑफ ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है इसी को ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली इसके जो व्यूज़ थे वो पैम्फलेट पर पब्लिश हुए थे। अब पैम्फलेट को ही ट्रैक्ट भी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी पड़ गया। ठीक है, यूपीएससी लेक्चर 2021 में पूछा गया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, है ना, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन विच चैप्टर ऑफ पोइटिक्स डज एरिस्टोटल डिफाइन एन एनालिसिस एज ए चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। यानी अपनी बुक पोइटिक्स इन्होंने लिखी थी, एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोइटिक्स में
एरिस्टोटल ने किस चैप्टर में एनानॉर्सिस को डिफाइन किया है कि एक चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, यानी एनानॉर्सिस को ग्रीक टर्म है जिसे इंग्लिश में रिकॉग्निशन कहा जाता है, यानी पहचान। पहचान किसकी? उस मोमेंट मतलब उस मोमेंट की जहां उसको अपनी गलती रियलाइज़ होती है कि उसने क्या गलती कर दी। अपनी गलती की पहचान जब प्रोटोगोनिस्ट को हो जाती है उसे ही कहते हैं एनानॉर्सिस। सो इन चैप्टर मतलब 15वें चैप्टर में पोइटिक्स के एरिस्टोटल डिफाइन एनानॉर्सिस एज ए चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, ये भी यूपीएससी लेक्चर 2021 में पूछा है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट? इनमें से कौन यूनिवर्सिटी विट नहीं है? थॉमस किड, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो और जॉन लिली। सो बेन जॉनसन इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। बेन जॉनसन यूनिवर्सिटी विट नहीं है, जबकि आपको पता है कि थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली को यूनिवर्सिटी विट माना जाता है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी विट इज़ ए 7 मेंबर ग्रुप ऑफ पोइट था इन 16th सेंचुरी, जिस पर यह टर्म अप्लाइड किया गया यूनिवर्सिटी विट, यानी 7 लोगों का ये ग्रुप था। इन्हें यूनिवर्सिटी विट के नाम से जाना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये टर्म दिया था जॉर्ज सैंटबरी ने इन लोगों को। ठीक है, सो आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द इंग्लिश इक्विवेलेंट टू द टर्म मिमेसिस, यानी मिमेसिस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सो मिमेसिस इज कॉल्ड इमिटेशन इन इंग्लिश, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम वेयर डिड द मूवमेंट ऑफ एक्सप्रेशनिज्म ऑरिजिनेट? ठीक है, फ्रॉम वेयर, कहाँ से एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट की उत्पत्ति हुई? तो कहाँ हुई इसकी उत्पत्ति? द मूवमेंट एक्सप्रेशनिज्म ऑरिजिनेटेड इन जर्मनी, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, जर्मनी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम होम डज गायत्री चक्रवर्ती पीवक बोरो द टर्म सबएल्टर्न, यानी एक सबएल्टर्न जो टर्म है गायत्री चक्रवर्ती ने किससे बोरो किया था? तो इन्होंने अपना एक वर्क लिखा था, उसमें उन्होंने ये टर्म यूज़ किया है सबएल्टर्न, जो कि बोरो किया था इन्होंने एंटोनियो ग्राम्बेसी से। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के कौन से फीचर्स हैं इनमें से जो दिए गए हैं? तो यह 5 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज ए टर्म कॉइंड बाय मार्टिन एसलिन इन हिज बुक थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। उस बुक का नाम भी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड था, उसमें इन्होंने इस टर्म को कोइन किया था। ठीक है, जो कि फोकस करता है ह्यूमन लाइफ की मीनिंग, मतलब इस चीज़ पर वो फोकस करता है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन से? एम्फेसिस ऑन द सेंट्रल रोल ऑफ गॉड इन यूनिवर्स, प्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूटाइल एक्शन डिवॉइड ऑफ गोल, पोर्टेल ऑफ सिचुएशन दैट पॉइंट आउट मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ। तो मीनिंगफुलनेस तो दिखाता नहीं है ये, क्योंकि मीनिंगलेसनेस दिखाता है। ठीक है, डी है लैकिंग इन कन्फ्लिक्ट एंड ड्रामेटिक टेंशन, प्रेजेंटिंग प्लेयर्स इन ए स्टेट और विदाउट डिफाइंड रोल। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ए बी एंड डी ओनली। सॉरी, जो राइट ऑप्शन है वो बी है, बी डी एंड ई ओनली, बी डी और ई। ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूटाइल एक्शन, यानी इसमें फ्यूटाइल जो एक्शंस होते हैं वो फ्यूटाइल होते हैं, उसमें कोई गोल नहीं होता। ठीक है, मतलब बिल्कुल मीनिंगलेस। लैकिंग होती है कन्फ्लिक्ट एंड ड्रामेटिक टेंशन की, प्रेजेंटिंग प्लेयर्स इन अ स्टेटस और विदाउट डेफिनेट रोल। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट 19th सेंचुरी फिलोसॉफिकल टर्म, 19th सेंचुरी फिलोसॉफिकल टर्म रशियन ऑरिजिनेटेड फ्रेडरिक नीट्जे यूज टू डिस्क्राइब द डिसइंटेग्रेशन ऑफ ट्रेडिशन मॉरलिटी इन वेस्टर्न सोसाइटी। ठीक है, तो कौन सा फिलोसॉफिकल टर्म फ्रेडरिक नीट्जे ने यूज़ किया है क्या डिस्क्राइब करने के लिए? डिसइंटेग्रेशन एंड ट्रेडिशन ऑफ मॉरलिटी को। ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटी में तो इन्होंने यूज़ किया है निहिलिज्म। निहिलिज्म वॉज द फिलोसॉफिकल टर्म which Friedrich Nietzsche used to describe the disintegration of traditional morality in Western society. So the right option will be C, nihilism. ये नेट JRF के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बस इतना थोड़ा सा बस रखना अपना, TGT में तो ये नहीं आएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर इज एसोसिएटेड विद वर्ड जूलिया क्रिस्टेवा टर्म्स द सिमियोटिक। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जूलिया क्रिस्टेवा से संबंधित है। सो डिस्प्लेसमेंट, स्लिपेज एंड कंडेंसेशन। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, डिस्प्लेसमेंट, स्लिपेज एंड कंडेंसेशन is associated with Julia Kristeva। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कॉइन द टर्म इकोफेमिनिज्म। इकोफेमिनिज्म टर्म किसने कॉइन किया। सो एक फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं फ्रैंकोइज जियोबॉन। फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं ये, इन्हें नारीवादी राइटर जो नारी की वेलफेयर के लिए लिखते हैं ऐसे लोग, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, इकोफेमिनिज्म ऑल्सो कॉल्ड इकोलॉजिकल फेमिनिज्म। इसको इकोलॉजिकल फेमिनिज्म भी कहा जाता है। एक ब्रांच है फेमिनिज्म की जो एग्जामाइन करती है एक कनेक्शन यानी एक रिलेशन को बिटवीन वुमेन एंड नेचर। इट्स नेम वॉज कॉइन्ड बाई फ्रेंच फेमिनिस्ट फ्रैंकोइज जियोबॉन इन 1974। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेड लैंग्वेज। इनमें से कौन सी लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज माना जाता है। सो गॉथिक इज अ डेड लैंग्वेज। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, हु केम अप विद द टर्म सेल्फ फैशनिंग। सेल्फ फैशनिंग टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया। स्टीफन ग्रीन बेल्ट कॉइन दिस टर्म सेल्फ फैशनिंग। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इन 2 words a feminist poetics Alne Salter introduced the term to construct a female framework for the analysis of a woman literature। ठीक है, वोमेन लिटरेचर का एनालिसिस करने के लिए एक फ्रेमवर्क दिया। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इन 2 words a feminist poetics Alne Salter introduced the word। ठीक है, अपने एक वर्क में एलने सोल्टर का एक वर्क है 2 words ए फेमिनिस्ट पोइटिक्स। इसमें इन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस कराया, एक फ्रेज दिया जिससे क्या हो सके फीमेल फ्रेमवर्क का निर्माण हो सके फॉर एनालिसिस वुमेन लिटरेचर, जिसमें वुमेन लिटरेचर के वर्क मतलब उसको एनालाइज किया जा सके। तो वो दिया इन्होंने टर्म दिया था गायनोक्रेटिसिज्म। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, गायनोक्रेटिसिज्म इन्होंने अपने 2 word ए फेमिनिस्ट पोइटिक्स में दिया था एलने सॉल्टर ने। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज ए साइंस फोकस ऑन द स्टडी ऑफ साइंस। कौन से ऐसे फर्स्ट राइटर हैं जो ऐसी साइंस पे जिन्होंने फोकस किया जो कि फोकस करती है स्टडी ऑफ साइंस, साइंस की स्टडी पर फोकस करती है। ऐसी साइंस पर फोकस करने वाले फर्स्ट राइटर कौन है। सो फर्डिनेंड द सॉसरे वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज ए साइंस फोकस ऑन द स्टडी ऑफ साइंस। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, who seeks an assumed binary opposition in an author's narrative then reread the text against the author wishes from the perspective of the marginalized position, finally showing that the correct interpretation is undecidable। So Jacques Derrida seeks an assumed binary opposition is an author's narrative then rereads the text against the author। So the right option will be D, Jacques Derrida। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 30। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म डज नॉट, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म डज नॉट, यानी कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वो किसके बारे में बात नहीं करती। सो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म डज नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हेन वुमेन बिकम रेस्पॉन्सिबल मदर। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वो इस बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करती कि वोमेन कब रेस्पॉन्सिबल मदर बनेंगी, जब बल्कि वो इस बारे में बात करती है, उनके अधिकारों के बारे में बात करती है और समाज में उनको बराबर उनकी जो उनका स्टेट है बराबर होना चाहिए, हर चीज़ में उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए, इस बारे में वो बात करती है। यानी कि वो उनकी भलाई से संबंधित है, उनको आगे लाने से संबंधित है, ना कि उनको मतलब उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ एलने सॉल्टर्स 4 मॉडल ऑफ सेक्सुअल डिफरेंस, यानी एलने सॉल्टर ने 4 मॉडल ऑफ सेक्सुअल डिफरेंस बताए हैं जिसमें से कौन सा नहीं है। सो ओकेजनल इज नॉट 4 मॉडल ऑफ सेक्सुअल डिफरेंस। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी,
ठीक है। उन्होंने 4 मॉडल बताए हैं इसके, एक तो बायोलॉजिकल है, एक लिंग्विस्टिक है, और एक साइको एनालिटिक है, और एक कल्चर है। ओकेजनल नहीं बताया है, ठीक है। सो आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रॉड। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ईगो के लेके सिगमंड फ्रॉड के अनुसार, ठीक है। तो जो सिगमंड फ्रॉड हैं वो एक मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक माना जाता है उनको। उन्होंने मनोविश्लेषणवाद थ्योरी दी थी, ठीक है। वो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रॉड। फ्रॉड के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो सिगमंड फ्रॉड हैं वो कौन है, एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या दिया था, जिन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, यानी एक थ्योरी दी थी मनोविश्लेषणवाद साइकोलॉजी में, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, जो मन होता है, मन, इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। मन का विश्लेषण किया ना, मनोविश्लेषणवाद इन्होंने थ्योरी दी थी। तो मन को 3 भागों में डिवाइड किया। उससे क्या कहा इन्होंने, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इस तरीके से उन्होंने उसे कैटेगराइज किया है। तो जो आपका सी वाला है वो सही हो जाएगा, इट लेंस इट लिबिडिनल एनर्जी टू सुपर ईगो। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रॉड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फ्रॉड सही है ईगो को लेके, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, इट लेंस इट्स लिबिडिनल एनर्जी टू सुपर ईगो। यानी कि जो सिगमंड फ्रॉड है एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, जिसमें इन्होंने मन को 3 भागों में बांटा था, ठीक है। एक तो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन, 3 प्रकार बताए थे मन के। तो इनके अनुसार ये जो सी वाला है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रॉड। यानी कि ईगो के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से फ्रॉड के अनुसार। तो जो फ्रॉड है वो है सिगमंड फ्रॉड, है ना। ये एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की थी। मनोविश्लेषणवाद यानी कि इन्होंने मन का विश्लेषण किया था। मन का विश्लेषण करने के बाद इन्होंने मनोविश्लेषणवाद स्थापित किया, ठीक है। तो मन को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था, 3 भागों में, एक तो चेतन मन, एक अचेतन मन और एक अर्धचेतन मन, जिसमें कि इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना था अचेतन मन को। उसको बताया था कि जो 90% जो चीज़ें होती हैं व्यक्ति के अंदर वो उसके अचेतन मन में होती हैं, ठीक है। जो ऊपर से जो चेतन मन और अचेतन है ये तो 10% ही काम करते हैं, जो अचेतन मन है वो 90% वर्क करता है। इस तरीके से इन्होंने मन का विश्लेषणवाद दिया था, उसकी कई सारी इन्होंने थ्योरी दी थी, मनोविश्लेषणवाद स्थापित किया, और जाने माने ये साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आपका जो सी है ये सही हो जाएगा, इट लेंड्स इट्स लिबिडिनल एनर्जी टू सुपर ईगो, है ना। तो इन्होंने इसमें अपना व्यक्तित्व को भी परिभाषित किया था इंसान के, यानी व्यक्तित्व को जब उन्होंने डिफाइन किया था इसी आधार पर, मन के आधार पर ही। तो उन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। ये साइकोलॉजी में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये पूछा गया है। तो ऐसे करके इन्होंने लिबिडो शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का मतलब डिफाइन किया था व्यक्तित्व को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन द इमेजिनरी ऑर्डर द सब्जेक्ट। ये भी थोड़ा से है ना साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, इन द इमेजिनरी ऑर्डर द सब्जेक्ट ओन इमेज परमानेंटली कैचेज एंड कैप्टिवेट द सब्जेक्ट इन द लेकानियन मॉडल, दिस स्टेटमेंट रेफर टू विच स्टेज, ठीक है। तो ये भी साइकोलॉजी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो इमेजिनरी ऑर्डर है वो किस स्टेज को कहा जाता है, वो मिरर स्टेज को कहा जाता है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर बाई फ्रॉड। यानी वही सिगमंड फ्रॉड ने इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर नहीं किया, ये नहीं दिया है, ठीक है। तो एडिपस कॉम्प्लेक्स, स्लीप, मिथ, अनकॉन्शियस। तो इसमें से इन्होंने जो है मिथ नहीं दिया है, बाकी सब इन्हें दिए हुए हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी,
एंड RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 35, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डायास्पोरा क्रिटिक, इनमें से कौन से डायास्पोरा क्रिटिक नहीं है। सो रेमंड विलियम्स इज नॉट ए डायास्पोरा क्रिटिक, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, रेमंड विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 36, कल्चर मटेरियलिज्म मेक्स एनालिसिस बेस्ड इन क्रिटिकल थ्योरी इन द ट्रेडिशन ऑफ द, किसकी ट्रेडिशन में, फ्रैंकफर्ट स्कूल, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, हु सेज कल्चर मटेरियलिज्म दैट इट इज़ ए पॉलिटिसाइज फॉर्म ऑफ हिस्टियोग्राफी, किसने कहा है। सो ग्राहम होल्डरनेस सेज ऑफ कल्चर मटेरियलिज्म दैट इट इज़ ए पॉलिटिसाइज फॉर्म ऑफ हिस्टियोग्राफी, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट वर्ड डज बख्तिन यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस थ्रू विच मीनिंग इज इवॉल्व्ड आउट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द ऑथर, द वर्क एंड द रीडर। सो डायलॉजिज्म को बख्तिन यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए इस प्रोसेस को थ्रू इंटरेक्शन अमंग द ऑथर एंड द वर्क ऑफ द रीडर, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, इंडिविजुअलिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, एब्सर्डिटी, सिंबलिज्म आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच काइंड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिविजुअलिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एब्सर्डिटी, सिंबलिज्म आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच काइंड ऑफ लिटरेचर, किस लिटरेचर की ये मुख्य विशेषता रही हैं। सो मॉडर्निस्ट की, जो मॉडर्न लिटरेचर है उसकी ये मुख्य विशेषताएं रही हैं, जो मॉडर्निस्ट थे उन्होंने इन सबको यूज़ किया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म बैकल्स फॉर ए स्ट्रैटेजी दैट ब्लेम्स द विक्टिम वाई सजेस्टिंग द वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट इज इट सेल्फ द कॉज ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स दैट प्लेग वुमेन। किसने ये टर्म कॉइन किया है, बैकल्स। सो Susan Faludi has coined the term Beckles for a strategy that blames the victim by suggesting that women's liberation movement is itself the cause of many problems that plague women. So the right option will be D, Susan Faludi. And next question number 41. What is the term that Foucault introduced in his book The Order of Things, which refer to orderly unconsciousness structure underlying the production of knowledge in a particular time and place? So episteme Foucault introduced in his book. एपिस्टीम को उन्होंने अपनी बुक इन द ऑर्डर ऑफ टाइमिंग में यूज़ किया है, रेफ़र करता है जो ऑर्डरली अनकॉन्शियसनेस स्ट्रक्चर अंडरलेइंग द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज इन ए पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, एपिस्टीम। और ये 3 तरह का होता है एपिस्टीम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, गायत्री चक्रवर्ती पीवक इंट्रोड्यूस अ मेजर कॉन्सेप्ट इन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। इन्होंने एक मेजर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में, थ्रू विच माइनॉरिटी ग्रुप नेशनलिटीज़ मोबलाइज देमसेल्व ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड जेंडर, कल्चर और पॉलिटिकल आइडेंटिटी। व्हाट इज़ इट, ये क्या था, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था। तो ये कॉन्सेप्ट था स्ट्रैटेजिक essentialism. So the right option will be D, strategic essentialism. Next है question number 43, a concept propounded by Homi K. Bhabha in post-colonial theory, which is a sign of double articulation, a strategy which appropriate the other as it visualize power is. So mimicry is propounded by Homi K. Bhabha in post-colonial theory, which is a sign of double articulation, a strategy which appropriate the other as it visualizes power is. तो ये mimicry था, so right option will be A. Next है question number 44, who coined the term gender performativity? Gender performativity किसने coin किया ये term? तो ये term coin करने वाली थी जूडिथ बटलर।
ठीक है, अपने एक वर्क जेंडर ट्रिब्यूनल में उन्होंने ये टर्म कॉइंड किया, जेंडर परफॉर्मिटी। इसका मतलब ये है कि वही जो बालक और बालिका के बीच में जो भेदभाव किया जाता है, यानी कि जो बच्चे हैं वो जो बॉर्न होते हैं वो कोई भेदभाव लेके बॉर्न नहीं होते, बल्कि जो प्यूपिल होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि जो अगर लड़की है यानी कि फीमेल चाइल्ड है वो क्या बिहेव करेगा इन सोसाइटी, एंड जो मेल है वो क्या बिहेव करेगा इन द सोसाइटी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जूडिथ बटलर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट of linguistic competence is what we may call the creativity of language, that is the speaker's ability to produce new sentence. This is a quote by who is here talking about। ठीक है, तो ये कोट है, ये पूरा के पूरा कोट है जो कि नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये कोट दिया है जो कि बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरेटिव कैपेसिटी के बारे में। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नॉम चॉम्स्की who talk about generative capacity। Question number 47। Which of the following concept was not included in those that I.A. Richard used to substantiate। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following concept was not included in those that I.A. Richard used to substantiate इंटरप्रेटिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, कौन सा टर्म इनमें से आई ए रिचार्ड के द्वारा यूज़ नहीं किया गया है। सो पेस्टिक वॉज नॉट यूज्ड बाय आई ए रिचार्ड, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी पेस्टिक। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। द टर्म दैट जॉन रस्किन कॉइन्ड टू डिस्क्राइब द एस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन इमोशन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड इम्पर्सनल नेचुरल फोर्सेज इज कॉल्ड। ठीक है, तो अफेक्टिव। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। द टर्म दैट जॉन रस्किन कॉइन्ड टू डिस्क्राइब द एस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन इमोशंस टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड इम्पर्सनल नेचुरल फोर्सेज इज कॉल्ड। ठीक है, तो पैथेटिक फॉल्सी ये टर्म था जो जॉन रस्किन ने कॉइन किया था, जिसमें उन्होंने क्या है कि जो ह्यूमन इमोशंस को नॉन ह्यूमन थिंग के साथ जोड़कर इसमें दिखाया जाता है। जैसे कि जो ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि गुस्सा आना, है ना, इमोशंस जो होते हैं ना, ह्यूमन जो इमोशंस होते हैं उन्हें इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ जोड़कर दिखाया जाता है। इसमें ये एक पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, सारी चीज़ें ही मतलब सारी क्वालिटीज़ को सारी जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं सारी उनको इन ह्यूमन चीज़ों से जोड़ के दिखाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पैथेटिक फैल्सी में केवल ह्यूमन इमोशंस को, इसमें केवल ह्यूमन इमोशंस की बात होती है। तो डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विद द राइटर हु इंट्रोड्यूस दैम। यहाँ पर कुछ है ना कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो किस पार्टिकुलर राइटर ने कॉइन किए हैं, उसे आपको मैच करना है। जैसे टच स्टोन, टच स्टोन मेथड किसने दिया था, टच स्टोन मेथड दिया गया था मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल फैलेसी, इंटरनेशनल जो फैलेसी है वो दी गई थी विमसेट एंड वर्ड्सली के द्वारा। सो यहाँ पे ये एच इससे मैच हो जाएगा। द हर्सी ऑफ पैराफ्रेज, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था क्लिंथ ब्रुक्स के द्वारा। तो जो सी है, सी का हो जाएगा एफ। ठीक है, नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो ये तो सबको पता ही है कि ये टी.एस. एलियट का कॉन्सेप्ट है ना, तो उन्होंने अपने ऐसे मेटाफिजिकल पोइट वाले में दिया था। तो ये आपका मैच हो जाएगा ई से, टी.एस. एलियट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, टचस्टोन मेथड मैथ्यू आर्नोल्ड, इंटरनेशनल फैलेसी विमसेट एंड वर्ड्सली, द हर्सी ऑफ पैराफ्रेज क्लिंथ ब्रुक्स एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बाय टी.एस. एलियट। तो सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द नोटेबल डिकाटमी वॉज प्रोपाउंडेड बाय फर्डिनेंड सॉसरे। फर्डिनेंड के सॉसरे के द्वारा कौन सी नोटेबल डिकाटमी प्रोपाउंड की गई थी। सो टेक्स्ट, अच्छा, टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द नोटेबल डिकाटमी वॉज नॉट प्रोपाउंडेड बाय फर्डिनेंड सॉसरे। फर्डिनेंड सॉसरे के द्वारा कौन सी डिकाटमी प्रोपाउंडेड नहीं की गई। ठीक है, लैंग्वेज एंड पैरोल ये फर्डिनेंड सॉसरे के द्वारा की गई थी।
सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड भी उन्हीं के द्वारा की गई है। सिंक्रोनी एंड डायक्रोनी भी उन्हीं के द्वारा की गई है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट ये वाली डिकाटमी उनके द्वारा नहीं प्रोपाउंड की गई, ठीक है। सो बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। मार्कनेस इज स्टेट ऑफ स्टैंडिंग आउट एज टिपिकल वॉज ए फॉर्मलिस्ट कॉन्सेप्ट कैटेगराइज बाई, ये किसके द्वारा कैटेगराइज किया गया मार्कनेस, तो मार्कनेस इज कैटेगराइज बाई रोमन जैकोबोस। सो द राइट ऑफ, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। मार्कनेस इज ए स्टेट ऑफ स्टैंडिंग आउट ऑफ टिपिकल वॉज ए फॉर्मलिस्ट कॉन्सेप्ट कैटेगराइज बाई, किसके द्वारा कैटेगराइज किया गया मार्कनेस, सो ये कैटेगराइज किया गया रोमन जैकोब्सन। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, रोमन जैकोब्सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52। नॉर्थरोप फायर इन हिज फर्स्ट बुक फियरफुल सिमेट्री री इंटरप्रेट द पोइट्री ऑफ, यानी नॉर्थरोप फायर ने अपनी बुक फियरफुल सिमेट्री में किसकी पोइट्री को इंटरप्रेट किया है, तो इसमें इन्होंने फियरफुल सिमेट्री स्टडी ऑफ पोइट्री विलियम ब्लैक की पोइट्री को इंटरप्रेट किया है ना, सी आपका सही हो जाएगा। कि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। द लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ पैराडॉक्स वॉज फर्स्ट फोर ग्राउंडेड बाय, लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ पैराडॉक्स किसके द्वारा ग्राउंडेड किए गए सबसे पहले, सो क्लिंथ ब्रुक्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। द वर्ड एक्सटेसिस फाइंड ए प्लेस इन द क्रिटिकल कैनन ऑफ, जो एक्सटेसिस वर्ड है ये किसके क्रिटिकल कैनन में पाया जाता है, तो इन लॉन्गिनस कैनन। ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, लॉन्गिनस के वर्क में ये पाया जाता है। एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है एक्सटेसिस, जिसका मतलब होता है आनंद, परमानंद, है ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेसी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। इन हुज ओपिनियन द थिएटर इज नॉट एन हॉस्पिटल वाइल रिएक्टिंग टू द एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस, यानी कि ये किसकी ओपिनियन है, थिएटर इज़ नॉट एन हॉस्पिटल, की जो थिएटर है वो हॉस्पिटल नहीं है, यानी कि उन्होंने एरिस्टोटल की जो थ्योरी है कैथारसिस वाली उसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये एफ.एल. लुकास हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, हु सेड थिएटर इज़ नॉट एन हॉस्पिटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉरेस इन हिज आर्स पोएटिका, यानी कौन सा पॉपुलर टर्म हॉरेस ने नहीं दिया अपनी बुक आर्स पोएटिका में, ठीक है। ड्यूक्स एक्स मैकिना इज नॉट गिवन बाय हॉरेस इन आर्स पोएटिका। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट डज हॉरेस मीन बाय द फ्रेज पर्पल प्रोज, पर्पल प्रोज से क्या मतलब है हॉरेस का, सो ये एक तरह की फ्लावरी लैंग्वेज होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। अकॉर्डिंग टू लॉन्गिनस विच एस्पेक्ट डज नॉट लीड टू फॉल्टी लैंग्वेज, सो सिंपलिसिटी डज नॉट लीड टू फॉल्टी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू लॉन्गिनस। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, सिंपलिसिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। द रस थ्योरी इज स्टेटेड इन विच चैप्टर ऑफ द नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के कौन से चैप्टर में रस थ्योरी हमें देखने को मिलती है, तो उनका जो चैप्टर है छठवां जो चैप्टर है चैप्टर 6 में रस थ्योरी दी गई है, ठीक है, बाई भरत मुनि। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। सहृदय अकॉर्डिंग टू भरत इज, सहृदय क्या है भरत के अनुसार, तो ये एक टाइप का रस है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक स्टेट दैट द पोइट शुड प्रीफर प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटी इन हिज नरेशन। ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एरिस्टोटल अपने पोइटिक्स में कहते हैं कि जो पोइट है उसे क्या प्रीफर करना चाहिए, प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटीज़ को प्रीफर करना चाहिए अपने वर्क में। सो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड जो आगे के क्वेश्चन हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।